दोस्तों, आज अपने जो शुरुआत करने जा रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक अपने हिस्ट्री पढ़ेंगे। और जैसा कि पहला ही टॉपिक है अपने सिंधु घाटी सभ्यता। कोई भी एग्जाम रहे, चाहे एसएससी का है या आरपीएससी का है या यूपीएससी का है, सभी एग्जामों की दृष्टि से खास टॉपिक है अपने सिंधु घाटी सभ्यता। और टॉपिक बाई टॉपिक अपने कंटिन्यू हिस्ट्री करने जाएंगे क्लास बाई क्लास। तो क्या टॉपिक है अपना? आज का टॉपिक रहेगा अपने सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले बात करते हैं अपने सिंधु घाटी पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई इसके नाम को लेकर कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले अपने को उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए और वही काम करने के लिए अपने जा रहे हैं किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या क्या नाम है भाई? दो तीन नामों से इसको जाना जाता है। नंबर एक इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। पहला नाम क्या है इसका? सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरा इसका नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तीसरा इसका जो नाम है वो है आपके पास क्या? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीन नामों से इसको जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और तीसरा जो नाम है वो क्या है भैया? आपके हड़प्पा सभ्यता। अब किस तरीके से क्वेश्चन इन पर पूछा जाता है कि भाई यहाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है या इस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है, तो उपयुक्त नाम कौन सा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। सर्वाधिक उपयुक्त या प्रचलित नाम, सर्वाधिक प्रचलित नाम हो जाए या सर्वाधिक उपयुक्त नाम हो जाए तो इसका कौन सा रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा। इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, या यूं क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है। तो जॉन मार्शल ने इसको कहा है क्या? सिंधु सभ्यता। क्या कहा है जॉन मार्शल ने? सिंधु सभ्यता। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया है? सिंधु सभ्यता नाम दिया है। और कब दिया है ये नाम इसने? ये नाम दिया है इसने 1924 में। 1924 ईस्वी में या 1924 एडी में जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया है क्या? सिंधु सभ्यता। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता कि भाई ये नाम पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है। तो वर्तमान में क्या कहा जाता है इसको? हड़प्पा सभ्यता। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इसको तीन नामों से जाना जाता है और तीनों नामों पर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि भाई सर्वाधिक प्रचलित नाम पूछ ले तो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? सिंधु सभ्यता कहा है। कब कहा है? 1924 में कहा है। उस पर अपने आगे डिस्कस करेंगे। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में इसको नाम दिया जाता है क्या? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब अपने आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो घटना होती है वो होती है कब? 1826 एडी में। कब घटना घटित होती है? सबसे पहले 1826 एडी में। और 1826 एडी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होता है भाई चार्ल्स मैसन। क्या नाम है उसका? चार्ल्स मैसन जिसका नाम है। और चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? चार्ल्स मैसन ने किया क्या? संकेत। और संकेत किया कि भाई उस ओर कुछ है। उसने कहा कि ये जो टीला है इस टीले की ओर इसने क्या किया? संकेत किया कि भाई उस ओर कुछ है। क्या था ये? टीला। टीला। इस टीले की ओर सबसे पहले जो संकेत करने वाला व्यक्ति है वो कौन है भाई? चार्ल्स मैसन है। और कब इसने संकेत किया? तो कब किया है? 1826 में किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने और डेट आती है अपने पास 1856 एडी। कितने में? 1856 एडी में दो भाई थे जिनको बंटन ब्रदर्स कहते हैं। और दोनों भाइयों का नाम क्या है? दोनों भाइयों का नाम है, एक का नाम है विलियम बंटन, वो दूसरे का नाम है
जॉन बंटन। एक का नाम क्या है? विलियम बंटन है, दूसरे का नाम क्या है? जॉन बंटन है, या इनको बंटन ब्रदर्स भी कई जगह नाम यूज किया गया है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, विलियम बंटन और जॉन बंटन। अब ये क्या थे? ये थे भाई रेलवे ठेकेदार, रेलवे ठेकेदार। विलियम बंटन और जॉन बंटन दोनों जो भाई थे ये रेलवे ठेकेदार थे, यानी कि रेलवे लाइन बिछाने का क्या लेते थे? ठेका लेते थे। अब इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के ठेकेदार थे, तो एक रेलवे लाइन बिछाने का इन्होंने क्या लिया भाई? ठेका लिया है। और कहां से कहां तक इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई है? तो इन्होंने बिछाई है ये रेलवे लाइन कहां से कहां तक? लाहौर से कराची या मुल्तान, दोनों नाम मिल जाते हैं, लाहौर से कराची भी और लाहौर से मुल्तान। अपने 12th क्लास में एक बुक लगती थी जिसका नाम है वितान। क्या नाम है उसका? वितान। और वितान में एक तीसरा चैप्टर है जिसका नाम था अतीत में दबे पांव, और उसके राइटर कौन थे? राइटर थे उसके ओम थानवी, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। अब देखिए क्या है, अपने सब जानते हैं, उसमें इसका जिक्र किया गया है, इस किले का क्या जिक्र है वो अपने बात करेंगे, परंतु अपने इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन पटरियों के नीचे की जो जमीन है वो हमेशा मजबूत होती है। तो विलियम बंटन और जॉन बंटन के जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उन्होंने भी इस रेल की पटरियों के नीचे की जो जमीन थी इसको मजबूत करने का क्या किया भाई? काम किया। उन्होंने भी इसको क्या किया है? मजबूत किया है। और इसे मजबूत करने के लिए जो वो ईंटें लेके आए, ईंटें कहां से लेके आए थे? वो इस टीले से लेके आए थे। किस टीले से? जिस टीले की ओर 1826 में चार्ल्स मेसन ने क्या किया था? संकेत किया था। उस टीले से वो इन ईंटों को लेकर आए थे और सारी की सारी ईंटों को लाकर इस रेलवे लाइन में उन्होंने बिछाया। अब आपने जिक्र किया था अतीत में दबे पांव नामक चैप्टर का, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। ओम थानवी क्या कहता है? उसने पहले ही पृष्ठ पर ये बात कही है उसने अपने चैप्टर की कि जो हड़प्पा जो टीला है वो विकास की भेंट चल रही है। भाई आप सब जानते हो कि अगर डेवलप होगा, यदि विकास होता है तो उसके लिए किसी न किसी को कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। जब रेलवे लाइन बिछी है तो इसका मतलब क्या? विकास हुआ है, और इस विकास की कीमत किसको चुकानी पड़ी है? इस टीले को चुकानी पड़ी है। और इस टीले का नाम क्या है भाई? हड़प्पा टीला। इस टीले का नाम क्या था? हड़प्पा टीला था। यानी कि ये पूरा का पूरा टीला जो है वो तहस-नहस कर दिया किसने? विलियम बंटन और जॉन बंटन के मजदूरों ने या श्रमिकों ने। पूरा का पूरा टीला क्या हो जाता है भाई? खराब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अपने को ज्यादातर जो विशेषताएं हैं वो मोहनजोदड़ो से पढ़ते हैं इस सभ्यता में। मोहनजोदड़ो भी इसकी एक साइड रही है। एक हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है हड़प्पा, और दूसरा स्थल कौन सा है मोस्ट इंपोर्टेंट? वो है आपके मोहनजोदड़ो। खैर आगे चलते हैं, और आगे क्वेश्चन पूछा जाता है अपने पास कि भाई 1859 या 1860 के आसपास एक विभाग का गठन होता है जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग, क्या नाम है उसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हो जाता है भाई। और कब हो जाता है? 1859 या 60 AD के आसपास भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कर दिया जाता है? गठन कर दिया जाता है, या यूं कहें भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी जाती है 1859-60 में। अब भारतीय पुरातत्व विभाग का काम क्या था? तो देखिए, पुरा का मतलब क्या होता है? पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और तत्व का मतलब होता है पदार्थ। एक ऐसा विभाग बना दिया गया जो प्राचीन जो चीजें हैं, पुरानी जो चीजें हैं, उनको सहेज कर रखेगा, उनको संभाल कर रखेगा। ऐसा एक विभाग यहाँ पर बना दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला जनरल डायरेक्टर कौन था? भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला जनरल डायरेक्टर कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उसका नाम क्या था भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम उसका नाम है। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर का। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर
जेंडर कनिंघम को कहा जाता है क्या? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि इसके पहले जनरल डायरेक्टर भी थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे चलते हैं और आगे चलने पर अपने को मिलता है कि भाई 1921 में, कब? 1921 एडी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने क्या कर दी भाई? खोज कर देते। दयाराम साहनी किसकी? हड़प्पा स्थल। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की है किसकी? हड़प्पा स्थल की। और इसके जस्ट एक साल बाद, कब? 1922 में। 1922 में एक 22 एडी में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राखलदास बनर्जी। क्या नाम है उनका? राखलदास बनर्जी उनका नाम है। और राखलदास बनर्जी जो हैं वो भी एक स्थल की, एक साइट की खोज करते हैं और उसका नाम क्या है भाई? मोहन जोदड़ो या मोहन जोदाड़ो भी इसको बोल दिया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हो चुके हैं और सबसे आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए कि भाई सबसे आसान क्वेश्चन कौन से हैं, तो ये है सबसे आसान क्वेश्चन कि दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की है किसकी? हड़प्पा की। राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की है भाई किसकी? मोहनजोदड़ो। किसी भी स्थिति में हमें इन क्वेश्चनों को भूलना नहीं है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको पता होता है इनके बारे में, तो अपने को भी पता होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। अब बात आती है इसकी 1924 एडी। 1924 एडी में क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, कौन? जॉन मार्शल। कौन होता है? जॉन मार्शल। 1924 एडी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या है भाई? जॉन मार्शल है। और जॉन मार्शल ने कहां पर? लंदन वीकली नामक पत्रिका में, लंदन वीकली पत्रिका, जैसा कि इसका नाम है लंदन वीकली, यानी कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका कौन सी होती है? जो सप्ताह में एक बार निकलती है, तो इसका नाम क्या है? लंदन वीकली पत्रिका। तो 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन वीकली पत्रिका में क्या किया है? विधिवत रूप से घोषणा की है किसकी? सिंधु सभ्यता की। जॉन मार्शल ने विधिवत घोषणा कर देता है ये किसकी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की है? तो विधिवत घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन है भाई? जॉन मार्शल है। कब की है? 1924 में की है। और कहां की है? लंदन वीकली नामक पत्रिका में की है। अब देखिए अपनों ने शुरुआत में किए थे इसके नाम, तो ये नाम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है भाई कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को या यूं कहीं हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है उसने? सिंधु सभ्यता नाम दिया। क्या नाम दिया है उसने? सिंधु सभ्यता नाम दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहा है, ध्यान रखना। क्या यूज किया है इसने नाम? सिंधु सभ्यता नाम इसने यूज किया है और विधिवत घोषणा की। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई विधिवत घोषणा इसने क्यों की है? क्योंकि जॉन मार्शल जो था इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या था भाई? जनरल डायरेक्टर था। क्या था? जनरल डायरेक्टर था। तो विधिवत घोषणा किसने की है? सिंधु घाटी सभ्यता की जॉन मार्शल ने। और क्या नाम दिया है? सिंधु सभ्यता नाम दिया है। कहां दिया है? लंदन वीकली नामक पत्रिका में दिया। आजकल एक अलग ही क्वेश्चन देखा गया है और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने खोज की है हड़प्पा की, राखलदास बनर्जी ने खोज की है मोहनजोदड़ो की। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आजकल। आजकल क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी किसके डायरेक्शन में कार्य कर रहे थे? किसके निर्देशन में कार्य कर रहे थे? तो ये किसके निर्देशन में कार्य कर रहे थे? जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य कर रहे थे। कौन? दयाराम साहनी
और राखलदास बनर्जी जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य। ये क्वेश्चन हाल ही में कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी किसके डायरेक्शन में कार्य कर रहे थे, किसके निर्देशन में कार्य कर रहे थे? तो किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य कर रहे थे। या लैंग्वेज को घुमा सकता है, लैंग्वेज को घुमाकर कैसे पूछ सकता है कि हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो, क्या कह रहे हैं अपने? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की है? हड़प्पा की खोज की है किसने? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज की है किसने? राखलदास बनर्जी ने। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आजकल कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसके डायरेक्शन में हुई है? तो किसके डायरेक्शन में हुई है? जॉन मार्शल के डायरेक्शन में हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसके डायरेक्शन में हुई है? जॉन मार्शल के डायरेक्शन में हुई है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो, या क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी किसके डायरेक्शन में कार्य कर रहे थे? तो किसके डायरेक्शन में कार्य कर रहे थे? वो जॉन मार्शल के डायरेक्शन में क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। कौन? दोनों के दोनों। अब यहां से अपने आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइम पीरियड पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इसका समय क्या है? इस सभ्यता का समय। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से इसका समय बताया है, परंतु जनरली जो टाइम एग्जाम की दृष्टि से खास है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, फालतू चीजें अपने नहीं करने जाएंगे, तो समय की बात करें तो भाई इसका सामान्य जो टाइम है, सामान्य वो तो है 3000 बीसी से 1750 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। 3000 बीसी से 1750 बीसी का जो समय है वो किसका है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का। फिर क्वेश्चन आता है डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका समय क्या बताया है? इसका समय बताया है डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने 2300 बीसी से 1750 बीसी। क्या बताया इसने? 2300 बीसी से 1750 बीसी डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका समय बताया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है ये? इस पर क्वेश्चन क्यों ज्यादा पूछा जाता है? तो देखिए डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने ये जो टाइम इसका डिसाइड किया है, ये टेक्निक के आधार पर डिसाइड किया है, और उस टेक्निक का नाम क्या है? C14 रेडियो कार्बन पद्धति। यहां पर जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं इस चीज को कि भाई C14 कार्बन पद्धति कौन सी है? ये कार्बन डेटिंग प्रणाली है। ये होते हैं कार्बन के समस्थानिक C612, C613, C614। तो ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है, एक वैज्ञानिक टेक्निक है, जिसके आधार पर डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका समय क्या बताया है? 2300 बीसी से 1750 बीसी बताया है। और इसीलिए इस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि C14 रेडियो कार्बन पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने किया है। और कहां किया है? सिंधु घाटी सभ्यता के समय को डिसाइड करने के लिए या समय का निर्धारण करने के लिए इसने ये काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है भाई विस्तार, कि इस सभ्यता का विस्तार क्या है? और विस्तार की जब अपने बात करेंगे तो भाई फिर अपने लगा लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। विस्तार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए विस्तार का मतलब क्या है? मैं पूछूं कि आपसे पूछूं इस रूम का विस्तार क्या है, तो आप क्या करोगे? फीता लोगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लोगे। आखिरकार आपने किया क्या है? आपने इसकी दूरी मापी है कमरे की। कैसे? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, और वही क्या है? इसका विस्तार है। और विस्तार कैसे है इसका? उत्तर से नीचे दक्षिण और इधर पूर्व से पश्चिम।
ये इसका विस्तार। अब क्वेश्चन कैसे आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पहले लगा रखे हैं इसको कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक अपना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में अंतिम पॉइंट कौन सा है? तो अंतिम पॉइंट कौन सा है भाई? मांडा। कौन सा पॉइंट है उत्तर में अंतिम? मांडा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन सा है? तो अंतिम बिंदु कौन सा है भाई? देमाबाद या दायमाबाद कह दो इसको, या क्या कह सकते हैं हमने? दायमाबाद कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस सभ्यता का पूर्व में अंतिम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है भाई? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। और पश्चिम में अंतिम बिंदु इसका कौन सा है? तो वो है सुत का गेंडोर। कौन सा है? सुत का गेंडोर। ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे इसको, वरना याद नहीं होगा। सुत का गेंडोर पश्चिम में अंतिम बिंदु। दोबारा देखिए, उत्तर में अंतिम बिंदु कौन सा है? मांडा। दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन सा है? देमाबाद या दामाबाद। पूर्व में अंतिम बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। पश्चिम में अंतिम बिंदु कौन सा है? सुत का गेंडोर। अब आगे बढ़ते हैं अपने। उत्तर में अंतिम बिंदु कौन सा है? मांडा। और किस राज्य में पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में अंतिम बिंदु है कौन सा? देमाबाद या दायमाबाद। ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र। कहां पड़ता है ये? महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में अंतिम बिंदु है कौन सा? आलमगीरपुर। और ये कहां पे पड़ता है? आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में अंतिम बिंदु है आपके कौन सा? सुत का गेंडोर। और ये कहां पर है? आपके बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर है? आपके पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक प्रांत है कौन सा? बलूचिस्तान। और वहां पर कौन सा स्थल है? अंतिम सुत का गेंडोर। दोबारा देखो, उत्तर में अंतिम बिंदु कौन सा है? मांडा। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन सा है? देमाबाद या दायमाबाद। कहां पर है? महाराष्ट्र में। पूर्व में अंतिम बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। किस राज्य में है? यूपी में। पश्चिम में अंतिम बिंदु है कौन सा? सुत का गेंडोर। और कहां पर है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान। एक फिर दोबारा फिर देखते हैं अपने इसको। उत्तर में अंतिम बिंदु कौन सा है? मांडा। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है भाई चिनाब नदी। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में अंतिम बिंदु है देमाबाद या दायमाबाद, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे है? नदी की बात करें तो प्रवरा। किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। पूर्व में अंतिम बिंदु है आलमगीरपुर, जो कि कहां पर है? यूपी में है। और किस नदी के किनारे है? नदी की बात करें तो कौन सी है? हिंडन नदी। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम में अंतिम बिंदु है कौन सा? सुत का गेंडोर, जो कि कहां पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे है? इसकी नदी का नाम है दासर नदी। कौन सी नदी है? दासर नदी। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई कि उत्तर में अंतिम बिंदु कौन सा है? तो याद रखना अपने को मांडा। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन सा है? देमाबाद या दायमाबाद, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। पूर्व में अंतिम बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। किस राज्य में है? यूपी में। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम में अंतिम बिंदु है सुत का गेंडोर, कहां पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? दासर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? दासर नदी के। किसी न किसी तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादातर स्थल और नदी का नाम पूछा जाता है, राज्य का नाम नहीं पूछा जाता। अब जनरली अपने देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम पर। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी दूरी कोई नया स्थल अगर मिल गया तो घटती बढ़ती रहती है, परंतु फिर भी अपने जानने की कोशिश करें तो ये है भाई 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। यदि मैं आपको ये कहूं कि इसका क्षेत्रफल निकाल दो, तो क्षेत्रफल आप सब जानते हो कि भाई जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में आप इन दोनों का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो
गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1400 इंटू 1600। 1400 और 1600 का जब अपने गुणा करते हैं तो कितना आएगा 2240,000। कितना आएगा भाई 2240,000 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। परंतु ऐसे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमेशा किसमें पूछा जाता है, लगभग में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह का, लगभग में पूछा जाता है। और ज्यादा बार ये क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ है, एक बार ये क्वेश्चन आया है बस एग्जाम में कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, और उस समय जो आंसर था वो था लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमेशा किसमें रहेगा, लगभग में रहेगा। लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से एग्जैक्ट नहीं पूछता है कि कितना है, बस ये पूछ लेगा कि लगभग कितना है। तो लगभग कितना है भाई 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहा है, समय रहा है। तो आगे अपने बढ़ेंगे, और जब अपने आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो चीज अपने पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बार बार अपने जिक्र कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या जो भी है, इसके निर्माता कौन थे, इस सभ्यता को बनाया किसने, किन किन प्रजातियों ने मिलकर इसका निर्माण किया, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निर्माण चार प्रजातियों ने मिलकर इसका क्या किया भाई, निर्माण किया है, ऐसा माना जाता है। वो चार प्रजातियां कौन सी हैं, नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। चार प्रजातियां कौन सी, जिनमें नंबर 1 कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। नंबर 2 अल्पाइन, नंबर सेकंड का क्या नाम है, अल्पाइन। 3 नंबर पर मंगोलियन, तीसरी कौन सी प्रजाति है, मंगोलियन। चौथी कौन सी है, मेडिटेरियन। तो ये चार प्रजाति हैं जिन्होंने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया है, निर्माण किया है। ये निर्माता मानी जाती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलियन, मेडिटेरियन। मेडिटेरियन को कहते हैं भूमध्य सागरीय, क्या कहते हैं इसको, भूमध्य सागरीय। अपने सर्दी में बरसात जो होती है उसको क्या कहते हैं, मावट। क्या कहते हैं उसको, मावट। और रबी की फसल के लिए क्या कहते हैं, इनको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो यही है वो भूमध्य सागर, ठीक है ना। तो इनको क्या कहा गया, मेडिटेरियन कहा गया। यहाँ से चक्रवात उठते हैं और सर्दियों में अपने क्या होती है, बरसात होती है। खैर वो एक अलग चीज है, ज्योग्राफी की बात है, अपने जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागरीय। और क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे ज्यादा नरकंकाल किसके मिले हैं, तो सबसे ज्यादा नरकंकाल किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के मिले हैं। सबसे ज्यादा नरकंकाल, सबसे ज्यादा नरकंकाल। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई सबसे ज्यादा नरकंकाल किसके मिले हैं, तो किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के मिले हैं सबसे ज्यादा नरकंकाल, या इनको क्या कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा गया है वो आता है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता नहीं है। और जब क्वेश्चन ये आ जाए कि निर्माता नहीं है, तो 3 नाम तो कोई इनमें से होंगे और एक कोई अलग होगा। तब अपने को पहचानना है कि जो अलग होगा वही उसका क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा। तो निर्माता कौन कौन सी है, नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर 2 अल्पाइन, नंबर 3 मंगोलियन, और नंबर 4 कौन सा है, मेडिटेरियन। और मेडिटेरियन को कहा गया है भाई भूमध्य सागरीय। और सबसे ज्यादा जो नरकंकाल मिले हैं वो भी किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के मिले हैं। किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के मिले हैं सबसे ज्यादा नरकंकाल जो है वो। अब अपने पढ़ेंगे इसका नगर नियोजन। क्या भाई, नगर नियोजन यानी कि
इन्होंने जो अपने नगर बसाए, नगरीय सभ्यता थी ये, आगे जाके अपने करेंगे इन सब चीजों को। नगर नियोजन यानी कि इन्होंने जो नगर बसाए है उनकी एक प्लानिंग की, इन्होंने प्लानिंग के तहत नगर बसाए और कैसे बसाए वो अपने यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो मान के चलो ये इनका भाई कोई नगर था, ये इनका कोई नगर था। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले इन्होंने काम किया कि इस नगर को दो भागों में क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। दो भागों में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। इसको इन्होंने नाम दिया भाई पूर्वी टीला। सीधे आपकी तरफ है तो क्या रहेगा, ये पूर्वी टीला, इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी टीला। इसको इन्होंने नाम दिया क्या, पश्चिमी टीला। इसको कहा इन्होंने पूर्वी टीला, इसको इन्होंने क्या कहा, पश्चिमी टीला कहा। अब देखिए ये दोनों पार्ट अलग अलग थे और अपने भी क्या कर लेते हैं, इनको अलग अलग बना लेते हैं। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट, ये वाला यहां है और ये वाला यहां। अपने को देखने से पता लग रहा है कि जो सेकंड जो पार्ट है वो इसके अकॉर्डिंग छोटा है। क्या है वो, छोटा है। प्लस इसके चारों ओर एक परकोटा बना हुआ है। परकोटा मतलब परकोटा, या इसको क्या कह सकते हैं अपने, सुरक्षा दीवार। क्या कह सकते हैं इसको अपने, सुरक्षा दीवार कह सकते हैं। उत्तर और दक्षिण में इसमें निकलने के लिए, आने जाने के लिए क्या थे भाई, रास्ते थे। और क्या खास बात थी इसकी, ये ऊंचाई पर बना हुआ था। किस पर बना हुआ था, ये ऊंचाई पर बना हुआ है, भर्ती करके इसको ऊंचा कर दिया गया। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये जो भाग था इस भाग के अकॉर्डिंग ऊंचाई पे बना हुआ है, इस भाग के मुकाबले किस पे बना हुआ है, ऊंचाई पे बना हुआ है। प्लस इसके चारों ओर क्या है, एक परकोटा है। उत्तर और दक्षिण में निकलने के लिए, आने जाने के लिए क्या था भाई, रास्ता था। इसीलिए ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहते होंगे वो खास व्यक्ति रहते होंगे। उस समय के जो साधारण संपन्न जो लोग थे वो यहाँ पर रहते होंगे और आम जनता कहाँ रहती होगी, यहाँ इस पार्ट में रहती होगी। इसीलिए पश्चिमी टीले को यहाँ नाम दिया गया है भाई क्या, दुर्ग टीला। पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है, दुर्ग टीला कहा गया है। और ये जो पूर्वी टीला है या ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा गया है, नगर टीला कहा गया। क्या किया गया, क्या कहा गया इसको, नगर टीला इसको नाम दिया गया। इसको दुर्ग टीला, इसको क्या नाम दिया गया है, दुर्ग टीला, और इसको कहा गया है क्या, नगर टीला। अब इसको अपने उठाकर चलते हैं कि भाई इसकी क्या क्या खास बातें थी नगर टीले की। तो देखिए इस वाले भाग को अपने उठा रहे हैं और वहां पर बना रहे हैं वापस। पहली विशेषता तो इसकी यही थी कि भाई सीधी एवं समकोण पर काटती हुई क्या थी, सड़कें। सीधी एवं समकोण पर काटती सड़कें। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती है। ऐसी कोई स्थिति आसपास आपको याद आ रही हो कि भाई जो 90 डिग्री के कोण पर काटती हो जिसकी सड़कें, तो वो कौन सी है, चंडीगढ़। कौन सी है, चंडीगढ़। गंगानगर की अपने बात करें तो गंगानगर का जो ब्लॉक एरिया है वो भी इसी प्रणाली पर आधारित है, परंतु पूरा गंगानगर नहीं बसा हुआ है, इस पर सिर्फ ब्लॉक एरिया बसा हुआ है। चंडीगढ़ में इसकी बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। यूं है कि चंडीगढ़ का जो फॉर्मेट है वो कहां से उठाया गया है, यहीं से उठाया गया है, अपनी सभ्यता से ही उठाया गया है। अब देखना सीधी एवं समकोण प्रकार की क्या थी भाई, सड़कें थी। दूसरी खास बात इसकी क्या थी, इन सड़कों के साथ साथ या तो इधर या इस साइड शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए क्या थी, नालियां थी। और नालियां भी कोई खुली नालियां नहीं थी, सीवरेज सिस्टम लागू था जो अब जाकर अपने देश में लागू किया गया है और वो भी ढंग से हो नहीं पा रहा है। सारा गंगानगर खोद के डाल रखा है इन्होंने। तो ये जो फॉर्मेट है सीवरेज वाला, ये भी कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। और इनकी नालियां कैसे थी, तो देखिए हम एक नाली अगर बनाना चाहें तो इस तरह से इनकी नालियां थी।
बीच बीच में इन्होंने क्या बना रखे थे, चैम्बर बना रखे, बीच बीच में क्या बना रखे थे इन्होंने, चैम्बर बना रखे थे। और ये नालियों का यहाँ पर क्या होता था भाई, ढक्कन होता था। क्या होता था, ढक्कन होता था। और जो भी मकान थे इस साइड या इस साइड जो भी थे, उनका पानी इसमें आता था, भारी पदार्थ जो थे वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते थे, पानी यहाँ से आगे चला जाता था। और ऐसे करता करता आया। अब ये चैम्बर क्यों बनाए, क्योंकि पूरे शहर की नाली है, कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए भारी पदार्थ यहाँ पर पानी आगे निकल जाता था। जब भी जरूरत पड़ती थी तो ये क्या करते, इस ढक्कन को उठाते, इस कचरे को बाहर निकालते और वापस ढक्कन क्या कर देते, बंद कर देते, और ये नाली सुचारू रूप से आगे चलती रही। और आज जो फॉर्मेट हमने लिया है ये सीवरेज वाला, वो यही से लिया है। अब देखिए ये जो बातें पड़ी हैं हमने, अगर इनको करना चाहें तो पहली बात क्या है, नंबर 1, इनका जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित था। नगर 2 भागों में बटा हुआ, भागों में विभाजित। नगर कितने भागों में विभाजित था, 2 भागों में। नंबर 1 पूर्वी टीला, नंबर 2 पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को क्या कहा गया है, नगर टीला। पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है, ध्रुव टीला। दूसरी बात अपनों ने क्या पढ़ी है, सीधी एवं समकोण पर काटती सड़कें। समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें थी। तीसरी बात अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था, या यूं कह सकते हैं ऊपर से ढकी हुई नालियां, ऊपर से ढकी नालियां। तीसरी बात अपने क्या पढ़ सकते हैं, अब देखिए ये अपने को जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, क्या ये चेस बोर्ड की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, या इसको क्या कहते हैं, ग्रिड प्रणाली। तो नगर की बसावट ग्रिड प्रणाली या चेस बोर्ड पैटर्न। नगर की बसावट किस पे थी, ग्रिड प्रणाली या चेस बोर्ड पैटर्न। ये देखो ये जो सिस्टम है ना, इसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली, या क्या कह सकते हैं इसको, चेस बोर्ड पैटर्न कह सकते हैं। और क्या खास बात थी, भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, इनके जो घर होते थे, इनके जो भवन होते थे, उनमें किसका प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये नालियां जो बनी हुई है ये भी किसकी बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई थी नालियां, ईंटों की बनी हुई थी। ये कुछ एक इसकी खास बातें हैं, जिनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो किस टेक्निक पर थे, किस प्रणाली पर आधारित थे। तो उसका नाम क्या है, ग्रिड प्रणाली या चेस बोर्ड पैटर्न। और समकोण पर काटती क्या थी भाई, इनकी सड़कें। समकोण पर काटती हुई क्या थी, इनकी सड़कें थी। नगरों में जो प्रवेश होता था वो किस ओर से होता था भाई, नगरों में प्रवेश पूर्वी तरफ से। नगरों में प्रवेश किस साइड से होता था, इस साइड से होता था, पूर्वी साइड से होता था। और जहां ये प्रथम सड़क को काटती थी वहां जो सर्किल बनता था उसको ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। जैसे कि इधर से चलेंगे तो ये पहली रोड आएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी रोड। इधर से जब चलेंगे तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी कह लो या चौथी पर छोड़ो। इस साइड से जब प्रवेश हो रहा है, इस साइड से प्रवेश करते थे, इस साइड से जहां ये प्रथम सड़क को काटती थी, प्रथम सड़क ये वाली थी। प्रथम सड़क कौन सी है, ये वाली है। जहां ये प्रथम सड़क को काटती थी तो यहां पर क्या बनता था, एक सर्किल बनता था। यहां पर क्या बनता था, एक सर्किल बनता था, यानी कि क्या बनता है, चौराहा बनता था। और इस चौराहे को क्या कहा गया है, ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, ऑक्सफोर्ड सर्किल। ऑक्सफोर्ड सर्किल। तो नगरों में प्रवेश किस ओर से होता था, पूर्वी साइड से होता था। और जहां ये प्रथम सड़क को काटते थे, यानी कि जो एक चौराहा बनता था, उसको क्या कहा गया है, ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। क्या कहा गया है इसको,
ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से मैं अपलोड करने वाला हूं और पूरे टॉपिक का कंटिन्यू अपने कंटिन्यू टॉपिक करेंगे अपने टॉपिक बाई टॉपिक। तो ये पहला टॉपिक था अपना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।